आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है मैच मेकर्स। एक मर्ज सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। अब इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी बड़ी है, तो अगर आप चाहें तो पॉज करके रीड कर सकते हैं पूरी, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि एक मैच मेकिंग कंपनी है, उसको जैसे गर्ल्स और बॉयज़ को हमें मैच कराना होता है, तो उसकी जो एल्गोरिदम होती है ना मैच कराने की, वो काफ़ी रैंडम सी होती है। तो वो क्या बोलते हैं कि शी अरेंजेस द लिस्ट ऑफ गर्ल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो जैसे मान लो जो मैच करा रहे हैं वो क्या करते हैं, जो गर्ल्स होती हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, एंड बॉयज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। ठीक है, तो उसके बाद ये बोलते हैं कि जो से जैसे मान लो जो आई एथ इंडेक्स है, अ गर्ल ए आई कैन बी मैच्ड टू अ बॉय ऑन द सेम इंडेक्स। मतलब उसी इंडेक्स पे जैसे मान लो एक इंडेक्स हमने चूज कर लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो गर्ल है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बॉय है, उसको वो मैच कराते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो आइडियल मैच है या नहीं। तो वो आइडियल पेयर है या नहीं वो चेक करने की कंडीशन क्या है कि इफ वो जो दोनों मतलब दोनों वैल्यूज हैं, यानी कि हाइट ऑफ बॉयज और हाइट ऑफ गर्ल्स, अगर जैसे उन दोनों का इम्परसेंट जीरो आ जाता है, तो उस केस में क्या है कि वो एक आइडियल पेयर है। इम्परसेंट जीरो आने का मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर वो दोनों के दोनों जो हाइट्स हैं, बेसिकली बॉयज की हाइट या गर्ल्स की हाइट, अगर वो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के अगर वो डिविजिबल है, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वो दूसरी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू का फैक्टर है, तो वो क्या होगा, वो एक आइडियल पेयर होगा। ठीक है, given we are also given that the number and boys and their respective heights in the non sorted order determine the number of ideal pairs mojo can find। अब हमें ये बताना है कि जो भी हमारे पास पेयर्स बनेंगे ना, मतलब टोटल कितने पेयर्स बन सकते हैं इस अगर हम एल्गो को यूज करके मैचिंग करें। तो हमें ये गिवन है कि जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो इस ऑर्डर में गिवन है और जो बॉयज हैं वो हमारे पास इस ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, अब ये हमें कहीं नहीं दे रखा कि जो हमारे पास ऑर्डर है ना वो पहले से हमारे पास सॉर्टेड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों हम जो एरेज हैं उनको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन में तो हमें गिवन है, लेकिन वैसे हमारे पास मेंशन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि गर्ल्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और बॉयज को किस ऑर्डर में अरेंज करना है, बॉयज को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक बारी मैं इसको जैम बोर्ड पे लेके ले चलते हैं और फिर समझाता हूँ कि कैसे मतलब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसकी मतलब हमारी सोल्यूशन रहेगा। तो एक बारी समझते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें ना जैसे यहाँ पे जैसे ये वाला जो तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हमारे पास गर्ल्स की हाइट्स है ना, और ये क्या है हमारे पास बॉयज की हाइट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको किस में अरेंज करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हम क्या करेंगे, इसको अगर हम अरेंज कर देते हैं तो ये तो हमारे पास इसी में ऑर्डर में रहेगा क्योंकि तो पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो ये 1 6 9 12 हो गया, है ना। अगर हम इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो वो क्या बनेगा, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा 12 9 और 4 और 3। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या बन गए, दोनों के दोनों हमने क्या कर दिए, सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस नीड। अब हमें क्या करना है, जब जैसे मान लो हम इस इंडेक्स पे हैं, एक मिनट, हाँ जैसे मान लो अगर हम इस इंडेक्स पे हैं, इस आईएथ इंडेक्स पे हैं, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये कोई भी एक वैल्यू दूसरे वैल्यू का फैक्टर है। मतलब हम जैसे अगर ये चीज करें तो ये तो नहीं होगी ट्रू, लेकिन ये चीज तो ट्रू हो सकती है ना, ये चीज तो हो सकती है क्योंकि वन तो हर एक नंबर का डिविजिबल होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये तो हमारे एक आंसर में काउंट हो जाएगा, तो एक ये हमारा काउंट जो है ये यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसको 6 और 9 को, तो क्या 6 और 9 जो है वो एक दूसरे के पेयर हैं, क्या हमारे पास जो 6 × 9 है वो जीरो बनता है, नहीं बनता। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि क्या 9 और 6 जो है वो इम्परसेंट जीरो बनता है, नहीं बनता है इस केस में भी, है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये तो हमारे पास इस केस में काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेगा। फिर हम ऐसे इस केस में चेक करेंगे कि तो ये भी हमारे पास काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जो केस है ना 12 3, अगर हम इसमें 12% 3 करते हैं, है ना, तो ये 4 3 12 दे देगा हमारे पास। ये इसका 3 जो है, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 दे देगा, तो 12 इसका क्या है, 3 का एक फैक्टर है पूरा पूरा। तो इस केस में हमारे पास क्या दे देगा, ये काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा। तो ऐसे ही हमारे पास काउंट एक तो यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, एक यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ऐसे ही अगर हम अपने इनपुट को देखें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। और ये तो हमारे पास सारे के सारे क्योंकि कैरेक्टर सेम ही है, तो अगर हम इसमें सॉर्ट करके और फिर मैचिंग भी करें तो हर एक जैसे नंबर सेम है, तो हर एक हमारे पास क्या होगा, काउंट इंक्रीमेंट कर देगा क्योंकि नंबर सेम है, तो वो सारे नंबर अपने से तो डिविजिबल होते ही हैं। तो यहाँ पे जितने एरे होंगे, मतलब जितना साइज होगा उतना ही हमारे पास काउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो एक बार ही समझते हैं कि इस क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने का सिंपल सा कंसेप्ट यही है, हमें क्या करना है, हमें ना जो भी गर्ल्स हैं, मतलब बेसिकली जो गर्ल्स की हाइट्स हैं, हाँ तो जो गर्ल्स की हाइट्स हैं उन्हें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद जो उसके बॉयज की हाइट्स हैं,
है ना, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब जब ये दोनों के दोनों हमारे पास हो जाएंगे ना, सॉर्टिंग इनके अकॉर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक फॉर लूप लगाना है। हम आई को फॉर लूप लगा के 0 से लेके एन तक जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या हमारे पास किसी भी इंडेक्स आई पे, मतलब इफ जो हमारे पास, जैसे मान लो गर्ल्स ले लिया हमने, गर्ल्स का जो आईएथ इंडेक्स है उसको इम्परसेंट कर दें अगर हम बॉयज वाले आईएथ इंडेक्स से, तो क्या वो 0 बन रहा है? या फिर अगर हम ऐसे कर दें कि क्या हम और कंडीशन लगा दें, ये हमारे पास और ऑपरेटर हो गया, तो क्या हमारे पास जो बॉयज अगर हम आईएथ इंडेक्स से हम इम्परसेंट करें किसको, जी ऑफ आई को, तो क्या इसका इम्परसेंट करने के बाद वो हमारे पास 0 मिल रहा है? यानी कि अगर कोई भी नंबर दूसरे नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, यानी कि वो उसका फैक्टर हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। वरना हम एल्स कंडीशन में तो कुछ रखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें और कुछ तो चाहिए ही नहीं, तो हम बस फिर नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें बस यही करना है। अब ये देखते हैं कि ना हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो असेंड इसको करने का, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मर्ज सॉर्ट दे रखा है, तो मर्ज सॉर्ट से हमारे पास ये तो निकल जाएगा एन लॉग इन टाइम में। ठीक है, तो एन लॉग इन टाइम में हमारे पास ये तो निकल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन जो हमारे पास एल्गो होती है ना, हमें बस उसमें छोटा सा चेंज करना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, कि जो हमारे पास एक वाइल लूप होता है ना, जिसमें हम कॉमन लेंथ के लिए, मतलब मैं प्रेफर बोलूंगा आपको कि अगर आपको मर्ज सॉर्ट नहीं आती है पहले से, तो एक बार आप इसको पढ़ के आए, फिर मैं आपको ये बोल रहा था कि जैसे अगर हमारे पास मान लो जो एक वाइल लूप होता है जिसमें हमारे पास जो कॉमन लेंथ होती है ना, जब तक जिसमें हम चेक करते हैं कि आई लेस देन एन है और साथ में ही जो जे है वो भी लेस देन एम है, तो जब तक ये वाला कॉमन लेंथ वाला लूप चलता है, तो उस केस में जो हमारे पास इफ की कंडीशन होती है ना, जिसमें हम बोलते हैं कि क्या हमारे पास जो एरे ऑफ ए ऑफ आई है, क्या वो छोटा है बी ऑफ आई से, है ना, तो जो भी वैल्यू छोटी होती है हम उसको क्या करते हैं, अपना जो सी वाला जो हमारे पास फाइनल जो हम मर्ज करने के बाद एरे है, उसमें जो k की वैल्यू होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसमें उस वाले इंडेक्स में हम जो छोटी वैल्यू होती है उसको इंक्रीमेंट करा देते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि हमें इस केस में क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो वैल्यू बड़ी होगी ना, उसमें हम बस इसको इंसर्ट कर देंगे कि जो वैल्यू बड़ी है मैंने उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और बस यही हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो इनपुट टेस्ट केसेस हैं, बेसिकली जो इनपुट्स हैं उनको इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मेन फंक्शन पे। हमने क्या किया, टेस्ट केसेस इनपुट लिए, फिर टेस्ट केसेस के अक्रॉस एक लूप लगाया, फिर हमने एन को इनपुट लिया। एन क्या है हमारे पास, जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हैं, क्योंकि हमें ये भी दे रखा है जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनका नंबर कितना है, सेम है। ठीक है, तो हमने एक ही एन लिया और उतने ही लेंथ का एक गर्ल्स का एरे बनाया, फिर एक बॉयज का एरे बनाया, फिर हमने गर्ल्स को इनपुट ले लिया, फिर बॉयज को इनपुट ले लिया, फिर एक कंपैरेटर ट्रू रखेंगे। ये कंपैरेटर मैंने क्यों रखा है, ताकि अगर कंपैरेटर की वैल्यू ट्रू हो तो इसमें जो मर्ज सॉर्ट है ना, ये क्या करेगी, ये नॉर्मल जैसे प्रोसीड करती है ना सॉर्टिंग में, ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रोसीड कर देगी। और अगर मेरी कंपैरेटर की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में जो अब ये मर्ज सॉर्ट करेगी ना, जो अब मेरे पास जो एरे मैंने बी लिया है, क्योंकि मेरे को बी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, तो अब मैंने क्या किया, बी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा दिया। तो चलते हैं अपने सॉर्ट मर्ज सॉर्ट की तरफ। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल मर्ज सॉर्ट का ये तो एल्गो हो गया। अब इसमें जो ये मर्ज वाला फंक्शन होता है ना, यहाँ पे मैंने चेंज करने के लिए बोला था आपको कि ये जो मर्ज वाला जैसे फंक्शन है, तो अगर हमारे मर्ज की जैसे कंपैरेटर की वैल्यू मेरी ट्रू होती है, तो ये तो यहाँ पे ये वाली जो इफ कंडीशन है कि अगर जो मेरी वैल्यू छोटी होगी, जैसे इस केस में एल ऑफ आई छोटी है मेरी, है ना, तो वो मैंने यहाँ पे एरे में इंसर्ट करा दिया। लेकिन अगर मेरे कंपैरेटर की वैल्यू फॉल्स होती है, तो मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा उसको अरेंज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि एल्स कंडीशन में मैं गया, और उस केस में मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस मेरे पास चेंज कहाँ होगा कि इस केस में जैसे मान लो अगर एल ऑफ आई बड़ी है, मतलब जो भी वैल्यू बड़ी होगी मैं उसको इंसर्ट कराऊंगा। ठीक है, तो बस हमें यही छोटा सा चेंज करना था इस कोड में। बाकी हमारे पास मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम से ही करना है हमें इस क्वेश्चन को, तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी ये एल्गोरिदम, क्योंकि हमें उसी कैटेगरी के अंदर दे रखा है क्वेश्चन। वैसे हमारे पास नॉर्मल इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम ही है, एन लॉग एन। तो अब देखते हैं कि जब हमने दोनों की सॉर्टिंग कर दी, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक लूप लगाएंगे 0 से लेकर एन तक, और यही चेक करेंगे इफ की कंडीशन जो मैंने आपको बताया था कि क्या ए ऑफ आई बी ऑफ आई के मतलब डिविजिबल है, क्या उसका फैक्टर है। अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर फैक्टर है दूसरे का, तो मैं क्या कर दूंगा, एक काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, और लास्ट में मैं अपना क्या कर दूंगा, लूप खत्म होने के बाद अपना जो काउंट है उसको आउटपुट कर दूंगा। तो बस हमें यही करना था इस क्वेश्चन में।